तो एक तरफ तो धृतराष्ट्र का विवाह हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ राजा पांडु के विवाह की कहानी एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चल रही थी। और ये रास्ता था स्वयंवर का। एक ऐसा रास्ता जहां चुनने की पूरी शक्ति राजकुमारी के अपने हाथ में थी। तो ये स्वयंवर आखिर था क्या? ये एक बहुत ही पुरानी शाही परंपरा थी। इसमें होता यह था कि एक राजकुमारी को पूरी आज़ादी दी जाती थी कि वो देश विदेश से आए बड़े बड़े पराक्रमी राजकुमारों में से अपना पति खुद चुने। ये सिर्फ एक शादी की रस्म नहीं थी, बल्कि ये सम्मान का और एक स्त्री की इच्छा के महत्व का प्रतीक था। और इसकी प्रक्रिया भी बड़ी शानदार होती थी। एक बड़ी सी सभा होती जहां सभी योग्य राजकुमार मौजूद होते। फिर राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर आती और वो जिस भी वीर के गले में वो माला डाल देती, बस वही उनका पति मान लिया जाता था। अब कुंती भोज की बेटी राजकुमारी कुंती के स्वयंवर में भी एक से बढ़कर एक राजा महाराजा पहुंचे थे। लेकिन जब कुंती ने सभा में राजा पांडु को देखा तो उनके चेहरे का तेज और उनके व्यक्तित्व का पराक्रम देखकर वो बस देखती ही रह गई। उन्होंने फिर कोई संकोच नहीं किया। वो आगे बढ़ी और वरमाला सीधा पांडु के गले में पहना दी और इस तरह उन्होंने पांडु को अपना पति चुन लिया। तो कुंती के रूप में पांडु को एक बहुत ही अच्छी पत्नी तो मिल ही चुकी थी, लेकिन सियासत की अपनी ही कुछ जरूरतें होती हैं, है ना? हस्तिनापुर को और भी शक्तिशाली बनाना था, जिसके लिए एक और राजनीतिक गठबंधन बहुत जरूरी था। और बस यहीं से पांडु के दूसरे विवाह और माद्री के आगमन की कहानी शुरू होती है। हाँ, तो इस बार का जो फैसला था वो किसी की व्यक्तिगत पसंद का नहीं था, बल्कि ये राज्य की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भीष्म पितामह ने कुरु वंश का प्रभाव और बढ़ाने के लिए मद्र देश से रिश्ते जोड़ने का फैसला किया और पांडु के लिए वहां की राजकुमारी माद्री का हाथ मांगा। अब मद्र देश में एक खास परंपरा थी जिसे शुल्क कहा जाता था। ये एक तरह का वधु मूल्य था, जहां लड़के वाले मतलब वरपक्ष अपनी तरफ से लड़की वालों को सम्मान के तौर पर सोना, चांदी, हाथी, रथ जैसे तोहफे देते थे। ये उस गठबंधन के लिए सम्मान और समझौते का प्रतीक था। इसे दहेज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि पांडु की दोनों रानियां दो बिल्कुल ही अलग रास्तों से हस्तिनापुर के महल में आई थीं। जहां कुंती का विवाह उनकी अपनी पसंद का नतीजा था, जो उन्होंने स्वयंवर में सबके सामने जाहिर की, वहीं माद्री का विवाह एक राजनैतिक जरूरत थी जिसे शुल्क की परंपरा से पूरा किया गया। और बस इसी तरह हस्तिनापुर में 3 रानियों का आगमन हुआ, गांधारी, कुंती और माद्री। और इन तीनों ने मिलकर कुरुवंश पर जो सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था ना, उसे हमेशा के लिए टाल दिया। तो अब हस्तिनापुर के भविष्य की बागडोर असल में इन 3 स्त्रियों के हाथों में आ गई थी। और तीनों का स्वभाव एक दूसरे से कितना अलग था। एक तरफ थी गांधारी, जो अपने त्याग और गंभीरता के लिए जानी गई। दूसरी तरफ थी कुंती, अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए। और फिर थी माद्री, जो अपनी सुंदरता और चंचल स्वभाव के लिए मशहूर हुई। तो वो कुरुवंश जिस पर खत्म होने तक का खतरा आ गया था, वह पूरी तरह से सुरक्षित था। इन 3 विवाहों ने राजवंश को एक नई जिंदगी दे दी थी। हस्तिनापुर में हर तरफ जश्न का माहौल था और सबको यही लग रहा था कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में सब कुछ ठीक था? शायद नहीं, क्योंकि किस्मत ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लिख रखा था जो सब कुछ पलटकर रख देने वाला था। राजा पांडु को बहुत जल्द एक ऐसा श्राप मिलने वाला था जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कुरु वंश का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था।